18th और 19th सेंचुरी में, क्योंकि उस वक्त वर्क फोर्स को डिज़ाइन करना था और ये डिज़ाइन करना था कि कौन से लोगों को कौन से तरह के काम करने चाहिए। क्योंकि पूंजीपति लोग आ गए थे, कैपिटलिस्ट आ गए थे और वो चाहते थे कि ऐसे लोगों का चयन किया जाए, ऐसे लोग सेलेक्ट किए जाए जो मैक्सिमम हमें आउटपुट दे सकते हैं। सो दे वर लुकिंग फॉर द मोस्ट केपेबल पीपल एंड दे थॉट कि फिजिकल कैपेसिटी के साथ इंटेलिजेंस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसी दौरान वर्ल्ड वॉर्स चल रही थी, ग्रेट डिप्रेशन आया था, अनएम्प्लॉयमेंट था, तो लोगों ने इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करना शुरू किया। हु इज मोर कैपेबल, कौन है जो इंटेलिजेंट है और कौन इंटेलिजेंट नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए तरह तरह के टेस्ट बनाने शुरू कर दिए गए। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने आंसर दिया है, गौरव ने, इफ समवन कैन थिंक लॉजिकली एंड अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव सो ही कैन थिंक ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट। यानी कि अगर आप सोच सकते हैं और एक ही बात को अलग अलग एंगल से सोच सकते हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। वैसे मुझे यकीन है कि बाकी बहुत सारे लोगों को हो सकता है लगे कि ये डेफिनेशन अपने आप में परफेक्ट नहीं है। कुछ लोगों ने लिखा है कि मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके अंदर है तो आप इंटेलिजेंट हैं, और इनको लगता है कि इनके अंदर ये सब चीज़ें इसलिए ये इंटेलिजेंट हैं। ओके, दैट्स अ गुड वे ऑफ पुटिंग इट फॉरवर्ड, बट ये भी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। तो जब ये टेस्ट बनने शुरू हुए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अराउंड, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को आर्मी में और नेवी में लेना था, सो दे डिवाइज्ड अ टेस्ट। और जब उन्होंने टेस्ट बनाए तो उसको डिफाइन करना था कि इस टेस्ट से हम जांचते क्या है, नापते क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी क्वालिटी है एक पर्सन के अंदर, और एक मिस्टर चार्ल्स स्पीयरमैन है जिन्होंने इसकी थ्योरी भी दी आगे जाके। उन्होंने कहा कि एक ऐसी चीज़ है, ये इंटेलिजेंस ऐसी क्वालिटी है, ऐसी एबिलिटी है, जो अगर आपके पास है तो आप इंटेलिजेंट हैं, और एक जनरल इंटेलिजेंस है और एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो जनरली हर चीज में बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। कई बार कुछ खास उनके सोचने के तरीके में या उनके मेंटल कैपेसिटी में चैलेंजेस होते हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद कई सारी उनके अंदर स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं, यानी कि वो कोई एक प्रकार की कोई खास तरह की इंटेलिजेंस उनके अंदर होती है। जनरल इंटेलिजेंस ना होके स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो सकती है, यानी कि वो खास तौर पे या तो म्यूजिक में या मैथ्स में या ड्राइंग में या पेंटिंग में या किसी और प्रकार के खास तरह की इंटेलिजेंस उनमें पाई जाती है। तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनमें की जनरल एबिलिटीज कम देखने को मिलती है लेकिन किसी एक एरिया में वो बहुत जीनियस होते हैं, उनको हम लोग सेवन सिंड्रोम कहते हैं। तो आगे जाके जब ये मिस्टर चार्ल्स स्पेयरमैन हैं, उन्होंने इसको जनरल और स्पेसिफिक एबिलिटीज के बारे में बात की, यानी कि उन्होंने टू फैक्टर्स की बात की। देयर इज वन जनरल इंटेलिजेंस, जो अगर आपके अंदर वो जनरल इंटेलिजेंस है तो आप जनरली बहुत इंटेलिजेंट है, लगभग हर जगह आप अच्छे होंगे। इसके साथ साथ कुछ खास तरह की एबिलिटीज आपके अंदर विशेष रूप से पाई जा सकती है, और चार उन्होंने अपने वक्त में बताई थी: मैकेनिकल, स्पेशल, न्यूमेरिकल और वर्बल। अब कई बार आपने सुना होगा, लोग आमतौर पे कहते हैं कि ओके, माय स्क्रीन इज पॉज्ड। ओके, इज इट विजिबल नाउ? Yes or no? You can write on the chat box. No, ma'am. Not yet. Okay.
Ma'am, basically that issue arises when somebody has a network problem. Okay, so you think my network is not doing very well right now? It wouldn't be yours. It will be the one who's facing that problem. Okay, so they might not get it. Okay. Correct. See, we are learning a lot about technology also. Psychology के साथ साथ हम लोग technology भी पढ़ रहे हैं. Aren't we? Okay. Is my screen visible now? Ma'am, you are visible. I am visible, but screen is not visible. Is that what you're telling me? Screen is visible. Okay, all right. Yes, ma'am, your screen is visible. Yes, the screen is also visible. All right, great. You're able to see it on right. Yeah, you have written it here. Yes, visible. All right. So, ये जो मिस्टर स्पेयरमैन थे, अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रही थी कि कई बार ऐसा कहने में आता है, अरे दिमाग है तो हर तरफ चलेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि दिमाग है और एक तरफ चलता है और दूसरी तरफ नहीं चलता, ऐसा तो होगा नहीं. इफ यू हैव मेंटल कैपेसिटी, so you will be able to apply it in whatever direction you want to. So it is all depends on your intention, or if you really want to use it or you don't want to use it. So do you think that is a good way of putting it? तो स्पेयरमैन जो कह रहे थे कि स्पेशल कुछ एक जनरल एबिलिटी के अलावा स्पेसिफिक एबिलिटीज भी होती हैं, तो क्या आप इस बात को मानते हैं? से यस और नो, टेल मी कि क्या आपको लगता है कि अगर किसी के पास एक दिमाग है और इंटेलिजेंट है, वो अगर हम इंटेलिजेंस का मतलब दिमाग का होना ही मान रहे, तो मेंटल फैकल्टीज का होना ही मान रहे, तो आपको लगता है कि अगर दिमाग है तो वो हर दिशा में चलेगा? क्या आप इससे सहमत हैं? कई लोगों ने बोला यस, एक ने बोला है नो. All right, so this is the question जो आप अपने माइंड में रखेंगे जब हम लगातार इसको डिस्कस करेंगे. बहुत सारी थ्योरीज आज आने वाली है आपके सामने, तो नाम याद रखिएगा. पहला वाला क्या था? जी फैक्टर दिया था, जनरल और स्पेसिफिक. स्पेयरमैन ने रटाना चाहती हूँ मैं आपको याद हो जाना चाहिए सब कुछ बाय द एंड ऑफ दिस सेशन. ओके, नाउ थिंक अबाउट, जब ये स्पेयरमैन ने कहा कि एक जनरल फैकल्टी होती है और वो सबके पास होती है और किसी में कम ज्यादा होती है, ठीक है, उन्होंने एक तरीके से एक्सप्लेन किया. अब इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ नेचुरली. जब थीसिस आती है तो उसकी एंटीथीसिस भी आती है. तो ये जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने कहा नहीं, इनकी बात सही नहीं है, कोई जनरल एबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती. जनरल एबिलिटी कुछ अलग से कोई चीज नहीं है. आपकी जो अलग अलग एरियाज में जितनी भी फैकल्टीज हैं उनका मेल जोल करके ही एक ही इंटेलेक्ट होता है. इंटेलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, और उन्होंने नाम दिया उसको कंप्लीशन टेस्ट, अरिथमेटिक टेस्ट, वोकैबुलरी टेस्ट, और एक और था द कैपेसिटी. डी से मतलब था द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन एंड डिस्कोर्स, यानी कि अगर आपको कुछ समझाया जाए, बताया जाए तो आप कर लें. तो कंप्लीशन का मतलब था इफ यू हैव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और यू आर लैकिंग सम इंफॉर्मेशन, यू हैव द कैपेसिटी टू इमेजिन और अंडरस्टैंड द वेग और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. तो CAVD ऐसे करके थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी दे दी, और उन्होंने कहा कि 3 अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं. ये 4 अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो टेस्ट में उन्होंने टेस्ट किए, और 3 अलग अलग तरह की सोशल इंटेलिजेंस 3 अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस बताई: सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट. So he talked about CAVT and he talked about social, concrete and abstract intelligences. He was the first one to talk about multi-factor theory of intelligence. तो जो एक जनरल जी के बारे में बात की थी स्पेयरमैन ने, कि एक जी होता है, इन्होंने उसको डिस्कार्ड कर दिया था. Everyone with me till here? स्पेयरमैन और थॉर्नडाइक समझ में आ गया है? यस और नो, थम्स अप कुछ दे दीजिए मुझे ताकि आई विल गो फॉरवर्ड. एनी डाउट स्टिल हियर? ऑलराइट, सो मेनी यस. ऑलराइट, ग्रेट, वंडरफुल. 3 people आर देयर एंड वो लोग लगातार समझ रहे हैं और बाकी लोग सिर्फ सुन रहे हैं. आई होप दे ऑल्सो स्टार्ट आंसरिंग.
All right. So now next what happened? ये एक जो स्पीयरमैन की थ्योरी थी, अब उन्होंने एक थ्योरी तो दे दी जनरल और स्पेसिफिक की, तो क्रिटिसिज्म भी भरपूर हुआ। थॉर्नडाइक के अलावा एक और पर्सन थे, मिस्टर गॉडफ्री थॉम्सन। इन्होंने भी इसको चैलेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि हर जो एक पॉपुलेशन है या एक ग्रुप है उसमें एक रेंज होती है, हर क्वालिटी की एक रेंज होती है जो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। यानी कि अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स का एक ग्रुप लूं, एक सैंपल लूं, सपोज मैंने 10 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों का मैंने एक ग्रुप लिया, तो उनको मेमोराइज करने के लिए अगर न्यूमेरिकल या न्यूमरल्स को अगर उन्हें मेमोराइज करना है तो उनकी एक रेंज रहेगी, फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम उनके पास एक रेंज रहेगी। इसी तरह अगर वोकैबुलरी की बात करें तो उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए उसमें एक रेंज रहेगी, ज्यादातर लोग उस रेंज में रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा उस रेंज के। और कुछ सैंपल्स के लिए, कुछ एबिलिटीज के लिए वो रेंज बहुत वाइड होती है, और कुछ सैंपल्स के लिए, कुछ एबिलिटीज के लिए वो रेंज बहुत लिमिटेड होती है। तो उन्होंने कहा कि ये ग्रुप टू ग्रुप एंड एबिलिटी टू एबिलिटी द कैपेसिटी और द इंटेलिजेंस चेंजेस। और इसके साथ ही आगे जाके उन्होंने एक फैक्टोरियल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन एबिलिटी ऐसे करके उन्होंने एक टेस्ट भी बनाए जिसमें कि अलग अलग फैक्टर्स। सो ही वाज द फर्स्ट वन टू टॉक अबाउट फैक्टर्स। उन्होंने कहा कि कोई एक चीज नहीं, अब फैक्टर क्या है उसको और गहराई से हम समझेंगे जब आगे जाके हम फैक्टर की बात करेंगे। तो अभी तक हमने 3 देखे हैं, देखिए मैं याद करा रही हूँ आपको, आप याद साथ में करते चलिए। पहला था जी फैक्टर बाय स्पीयरमैन, जनरल एंड स्पेसिफिक की बात की। थॉर्नडाइक जिन्होंने CAVD यानी कि टेस्ट बनाया, CAVD टेस्ट बनाया, कंप्लीशन अरिथमेटिक, वोकैबुलरी एंड डिस्कोर्स का, और 3 तरह की इंटेलिजेंस बताई, सोशल, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। सैम्पलिंग थ्योरी जो दी वो थॉम्सन ने दी, और इन्होंने कहा कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द sample and the kind of abilities that we are judging. Accordingly, we need to take care of a lot of factors, और उन factors को जब हम combine करते हैं through factor analysis, जो कि एक statistical method होता है, और जब हम factor analysis करते हैं, so finally we get this sum total of it, and उन्होंने उसको इंटेलिजेंस कहा। ऑलराइट, अब आगे एक मिस्टर थर्स्टन और आ गए। देखिए आज बहुत सारे नए नए नाम मैं आपको बताने वाली हूँ और उनको याद करते चलिएगा अभी के अभी। अब ये जो थर्स्टन थे, ये थॉम्सन की थ्योरी को और आगे ले गए। इन्होंने कहा कि ये जो मल्टी फैक्टर एनालिसिस हम कर रहे हैं, वी आर टेकिंग सो मेनी फैक्टर्स, कि नंबर कितने याद करते हैं, वोकैबुलरी याद करते हैं, नंबर्स को मैनिपुलेट कर पाते हैं, जज कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स लिए एबिलिटीज के और स्टैटिस्टिकली उनको कंबाइन किया। वो बहुत सिंपल एनालिसिस नहीं होता है, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होता है जिसमें कॉमन फैक्टर्स को जोड़ते जाते हैं और कई हजार फैक्टर्स को घटाकर हम कुछ सैकड़ों में, और कुछ सैकड़ों फैक्टर्स को घटाकर कुछ हंड्रेड्स में, फिर कुछ 5 या 8 या 10 फैक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं। So that was the process these people were trying to do, and Thurston came up with 7 primary mental abilities. उन्होंने 7 primary abilities के बारे में बात की, और उन्होंने ये जो एबिलिटीज हैं उन्होंने बताया स्पेस, यानी कि अपने आसपास के स्पेस को लेकर या स्पेस में चीजों के ओरिएंटेशन को लेकर जब कोई व्यक्ति अच्छे से समझ पाता है तो उसमें स्पेशियल एबिलिटी है, यानी कि स्पेस से संबंधित एबिलिटी है। दूसरा, यानी कि स्पेस में ओरिएंटेशन चीजों का और उनका उनमें कितना डिस्टेंस है या किस तरह का डायमेंशंस है उसकी समझ। सेकंड था परसेप्चुअल स्पीड, कितनी जल्दी बिखरे हुए या वेग कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर या
वेग इंफॉर्मेशन को जोड़कर आप इस कितने स्पीड से कितनी जल्दी कोई कॉन्सेप्ट या परसेप्शन क्रिएट करते हैं जो कि क्लियर कट हो। फिर उन्होंने कहा न्यूमेरिकल एबिलिटी, अगर आप इसको ढूंढ रहे तो पेज के एकदम नीचे दिया हुआ है ये 6 चीजें, space, perceptual speed, numerical ability, we know what it is, and verbal comprehension, शब्दों को समझना, समझ के मीनिंग निकालना, मीनिंग निकाल के इस्तेमाल भी करना। रोट मेमोरी, बिना सोचे समझे मेमोराइज करने की कैपेसिटी, ये भी उन्होंने इंटेलिजेंस में गिना। फिर इंडक्शन, यानी कि ट्राइंग टू इंड्यूस फ्रॉम वन इंफॉर्मेशन गोइंग टू न्यू इंफॉर्मेशन, एंड then word fluency, deduction and general reasoning। तो ये 7 एबिलिटीज को थर्स्टन ने गिना और ये मल्टी फैक्टर थ्योरी को आगे लेके गए। इसके बाद कुछ और लोग थे। 1949 में मिस्टर साइरिल बुर्ट एंड वर्नॉन, वर्नॉन और बुर्ट का बहुत फेमस ये इंटेलिजेंस के ऊपर डिस्कशंस हैं, और इन्होंने जी फैक्टर थ्योरी को, जो जी और स्पेसिफिक की बात स्पीयरमैन ने की थी, और जो आगे जाके मल्टी फैक्टर थ्योरी थी, सबको कंबाइन कर दिया और इन्होंने निकाली मल्टी फैक्टर हायरार्किकल थ्योरी। आई थिंक यहाँ तक आने के बाद आपके पास काफी सारे नाम हो गए। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, एंड इफ यू ऑल आर एबल टू सी इट दैट विल बी गुड। तो सबसे पहले आए थे स्पीयरमैन, जिन्होंने स्पेसिफिक और जनरल की थ्योरी दी थी। फिर आए थे थॉर्नडाइक, उन्होंने कहा कि 3 तरह की इंटेलिजेंस होती है, सोशल, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, CAVT। फिर आई थी सैम्पलिंग थ्योरी गॉडफ्री थॉमसन के द्वारा। फिर आई थी थर्स्टन की 7 मेंटल एबिलिटीज की थ्योरी, जिसमें अलग अलग तरह के टेस्ट जोड़े और आगे जाके एप्टीट्यूड रिसर्च में ये सब चीज़ों को यूज किया जाता है। आई विल टॉक अबाउट एप्टीट्यूड टेस्ट अ लिटिल लेटर। और फिर उसके बाद आई बुर्ट और वर्नॉन की थ्योरी। ओके, अब यहाँ तक आप मुझे लगता है काफी सारे नाम हो गए, बट नॉट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस पर्सन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन साइकोमेट्रिक्स। अगर हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो हमें कैटल के बारे में बात करनी ही पड़ती है, क्योंकि कैटल ने पर्सनालिटी की भी थ्योरी दी, पर्सनालिटी को टेस्ट करने के भी टेस्ट डिजाइन किए, और कैटल ने फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को लेकर भी टेस्ट बनाए और उसका कंसेप्ट दिया। नाउ यू वुड बी वंडरिंग, ये एक नया नाम आ गया, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो इस चीज को ध्यान से समझिए। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके पास मेंटल फैकल्टीज हैं, लेकिन वो किसी भी चीज में ट्रेंड नहीं है, और अगर उसको किसी एक दिशा में, किसी एक डायरेक्शन में अच्छे से ट्रेनिंग मिल जाए तो दैट पर्सन कैन रियली कॉन्क्रेटाइज, या अपने जो कॉन्सेप्ट्स है या जो आइडियाज है या जो प्रैक्टिस करके, रिहर्सल करके, वो जो उसकी इंटेलिजेंस है वो और ज़्यादा डेवलप और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। So this is exactly what Kettle was trying to say. We all have fluid intelligence, the intelligence which helps us, which is inherent in us, which comes through heredity, and there is crystallized intelligence which we learn or which is imbibed by us from the environment. तो एक तो हम जो अपने आप जो हमारे अंदर inherently present है, fluid intelligence, फ्लूइड इंटेलिजेंस के वजह से हम लर्न कर सकते हैं नई चीजें, और फाइनली हम कुछ एरियाज में अपनी एबिलिटीज को क्रिस्टलाइज कर लेते हैं और वो हमारी इस क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बन जाती है। Okay, so this looks pretty similar to Spearman's general and specific, but remember this is very different.
क्योंकि यहाँ पर हम हेरिडिटी और ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। स्पीयरमैन ने कहा था हम हेरिडिटरीली ही दो तरह की इंटेलिजेंस लाते हैं, जनरल और स्पेसिफिक, और कैटल ने कहा था कुछ हम हेरिडिटी में लाते हैं और कुछ हम सीखते हैं। तो दीज आर वेरी डिफरेंट, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं तो जल्दी से एक यस, थम्स अप और एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू Yes, ma'am. से Yes. जल्दी से आप Yes, अपने ma'am. चैट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो आई गेट अ फ्यू yeses here. All okay by now? देखिए याद करते चल रहे हैं आप लोग, मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ, इस पूरे सेशन के बाद आपको ये पूरी सीरीज याद हो जानी चाहिए। स्पीयरमैन, जनरल एंड स्पेसिफिक, थॉर्नडाइक की CAVD और 3 तरह की इंटेलिजेंस, सैम्पलिंग थ्योरी थॉमसन ने दी। हर एक सैंपल का अलग अलग रेंज होता है और हर अलग अलग एबिलिटीज का अलग अलग रेंज होता है। थर्स्टन ने 7 एबिलिटीज दी और बुल्ट और वर्नन ने एक हायरार्की दी जिसमें जनरल और स्पेसिफिक सबको जोड़ दिया, और फाइनली आया कैटल जिसने फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बताए। ओके, सो फाइनली कैटल ने अपने साथियों के साथ मिलकर, जिनमें 2 लोग के नाम थे हॉर्न और कैरोल, इन लोगों ने मिलकर आगे बहुत डिटेल्ड स्टडीज की और फैक्टर एनालिसिस के जरिए कई तरह की एबिलिटीज को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि कई सारी चीजें जो है वो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को अफेक्ट करती हैं। इसमें उनका मानना था कि न सिर्फ हमारी मेंटल कैपेसिटी या दिमाग में कैलकुलेशन करना या लैंग्वेज को यूज करना ही काफी नहीं होता, हमारी साइकोमोटर एबिलिटीज यानी कि हम अपने शरीर को, अपने हाथ पैरों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है। हमारी इंटेलिजेंस में एक अहम हिस्सा उसका भी होता है। इसी के साथ उन्होंने कहा परसेप्शन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थ्रू आवर सेंसेस। कल अगर आपको याद हो हमने डिस्कशन किया था कि सेंसेस जो है उनके जरिए हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम उस सारी इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करके उससे मीनिंगफुल एक अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट्स डेवलप करता है हर एक चीज़ के, और उसको हम परसेप्शन कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 4-5 तरह के परसेप्शन जो है, विजुअल, स्पेशल और ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, टैक्टाइल और काइनेस्थेटिक, जो आप समझ ही गए होंगे अलग अलग सेंसेस से रिलेटेड है, वो सब परसेप्शन भी हमारे इंटेलिजेंस का हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात की कि कुछ लोग बहुत देर तक फोकस ही नहीं कर पाते। अगर वो फोकस नहीं कर पाएंगे तो उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो सेंसेस, वो थोड़ी देर किसी चीज को अटेंड करेंगे और तुरंत ही वो उसको भूल जाएंगे। तो कंट्रोल्ड अटेंशन, द कैपेसिटी टू स्टे फोकस्ड इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। फिर उन्होंने कहा नॉलेज, इसका मतलब, इनका कहने का इसमें ये भी मतलब था कि मोर नॉलेज यू एक्वायर, मोर इंटेलिजेंट you become. And they were also talking about a lot of things like reading, writing, क्योंकि reading किसी को जन्मजात तो आती नहीं है। एक newborn baby cannot read or write, but if they are trained, they can read and write. So if we think a person can read and write better, does it mean that he is more intelligent? तो फ्लूइड इंटेलिजेंस में तो शायद रीडिंग राइटिंग नहीं आएगी, लेकिन कॉन्क्रीटाइज्ड या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में रीडिंग, राइटिंग, क्वांटिटेटिव नॉलेज एंड डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज भी इंटेलिजेंस का हिस्सा होगी। तो इन्होंने 4-5 चीजों को जोड़ा। इन्होंने कहा कि एक्यूरेसी, स्पीड, फ्लुएंसी, attention or general capacity to learn new things, all these things are what makes up our intelligence. तो ये कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से समझ में आएगा ऐसी मेरी उम्मीद है।
अगर आपको ठीक लग रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप एक थम्स अप दे सकते हैं वहां पर. Alright, so if we are good to go, we will go for last one and an important one. Sorry, kettle was not the last one. उसके बाद ये triarchaic theory जिसको हम कहते हैं, ये दी गई थी स्टर्नबर्ग की. So if you all are with me and you are able to understand, you can write yes or okay or a thumbs up. All right, that's great, wonderful. I get quite a few. I get some smileys as well. Thank you so much. All right, so next one is a triarchaic theory of intelligence. This was Mr. Sternberg, and he said, आपको याद होगा स्पीयरमैन ने दिया था 2-factor theory और इन्होंने इसको कर दिया 3-factor theory. और 3-factor theory था componential intelligence, experiential intelligence and contextual intelligence. अब ये एक लेवल अलग चले गए, इनफैक्ट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम कैटल. इन्होंने कहा कि कुछ इतनी बेसिक चीजें होती हैं कि वो किसी इंटेलिजेंस के टेस्ट में होंगी ही होंगी. जैसे कि अगर आपको रफ आकृतियां दी हुई हैं तो उनसे आप एक वेग इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना आना चाहिए, या जो पहले आपको बताया गया कि न्यूमेरिकल्स को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, काउंटिंग करनी आनी चाहिए, चीज़ों को जो परफॉर्म करते हैं हम लोग, चीज़ों को जोड़कर या घटाकर कोई चीज़ों को बनाना आना चाहिए. तो इस तरीके से कुछ इंटेलिजेंस जो होती है वो कॉम्पोनेंशियल होती है, विच आर द वेरी बेसिक इंटेलिजेंस जो किसी भी टेस्ट में होंगी ही होंगी. इसके अलावा इन्होंने कहा कुछ चीजें हमें एक्सपीरियंस से आ जाती है. जैसे ऐसे सोचिए कि जब हमने कभी कोई एक गेम कभी खेला ही नहीं है, वीडियो गेम, तो हमें वो वीडियो गेम नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको नहीं खेल सकते. अगर हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम उस गेम में बहुत अच्छे हो सकते हैं. अगर हम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसको कई दिन तक पढ़ते रहते हैं, कई साल तक पढ़ते रहते हैं, तो हमारा उस सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस ग्रो करता है. हमने उसको करके देख लिया है, पढ़ के देख लिया है, समझ लिया है, तो धीरे धीरे हमारा उसके अंदर एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और एक्सपीरियंस के साथ उसमें नई सिचुएशंस और नए आइडियाज को हम इम्बाइब कर सकते हैं. वी कैन एक्सपीरियंस न्यू आइडियाज एंड न्यू सिचुएशंस. सो मोर वी एक्वायर न्यू सिचुएशंस, more we try to produce new ideas, more experiential intelligence we have. So some people are so good at it, they can acquire more and more knowledge, they can produce more and more ideas. This is also something very close to creativity, the capacity to generate ideas or being able to apply what you already know. And then there was this third thing, contextual intelligence, which was very specific for a specific situation. यानी कि एक बच्चा है, अगर आप एग्जाम्पल लें कि वो जब फुटबॉल के मैदान में होता है तो उसका दिमाग बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर लेता है कि कितने एंगल पे मुझे कितनी स्पीड से बॉल किक करनी है. लेकिन वहीं पर अगर उसको मैथ्स की क्लास में बैठाते हैं तो कई बार वो कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आता कि काउंटिंग कैसे करनी है, या कितना इसमें ज्योमेट्री समझ नहीं आती, मुझे एंगल समझ में नहीं आते, मुझे स्पीड का कैलकुलेशन नहीं आता. सो everybody can use their intelligence in certain context. So not everybody can use their intelligence in every context. So now triarchaic theory जो दी थी स्टर्नबर्ग ने, इन्होंने उसके अंदर 3 तरह के इंटेलिजेंस को जोड़ा, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्चुअल, और इन तीनों को मिलाकर इन्होंने नाम दिया IQ. अब नाउ ये वर्ड IQ आपने बहुत बार सुना हुआ होगा. और अच्छा, इसके पहले कि हम आगे जाएं, आपकी किताब में आजकल ये नई किताबों में जितनी लेटेस्ट बुक्स हैं उनमें दिस वन मोर थ्योरी इज व्हाट वी ऑल टॉक अबाउट, एंड दैट इज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. और पास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है ये आवर वेरी ओन सम इंडियन गाय JP दास
और एक नागलिरी, एंड देयर इज वन मोर पर्सन, आई एम मिसिंग हिज नेम, आई डोंट नो व्हाई आई डिड नॉट राइट इट हियर. सो 3 people have given this. और उन्होंने पास थ्योरी दी. अभी पास थ्योरी क्या है इसको जरा ध्यान से सुनिएगा. इमेजिन कीजिए कि किसी बच्चे को हम कह रहे हैं कि आपको एग्जाम के लिए मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, चलिए इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, और इंग्लिश का किरबी, यस, द थर्ड पर्सन इज किरबी. तो दास, नागलिरी एंड किरबी, दीज 3 people आर देयर. तो इन्होंने ये थ्योरी दी और इन्होंने कहा कि अटेंशन और अराउजल, ही यूज्ड द वर्ड अराउजल एक्चुअली. तो अटेंशन और अराउजल जो है वो जब हमारे अंदर होता है, सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, लर्न और यूज आवर इंटेलिजेंस बेटर. तो अराउजल या अटेंशन है रेडीनेस ऑफ द माइंड, जो कि हमारी मेमोरी को एक्टिवेट कर देता है, हमारे कॉन्सेप्ट को या हमारे परसेप्शन को. अगर आपको याद हो कल जब हम बात कर रहे थे अटेंशन होगी तो हमारे सेंसरी इनपुट बेटर होगा, सेंसरी इनपुट बेटर होगा तो हमारे परसेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स जो है या परसेप्शन जो है वो बेटर होगा. सो दैट सेम थिंग वी आर टॉकिंग हियर कि अगर अटेंशन अच्छा होगा तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और हमारे परसेप्शन ज़्यादा बेटर होगा, और अगर हम अटेंड करें तो हमारी उस चीज़ की मेमोरी डेफिनेटली बेटर होगी. वी विल बी एबल टू स्टोर दोज इंफॉर्मेशन बेटर. So this is what he talked about. So ये basically PASS है, पास, लेकिन इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो अटेंशन से स्टार्ट होता है. So first step is attention or arousal. So whenever you attend to something or you're aroused about something or you are actually interested in something, you have that, you are focusing on that, then you will be able to increase your knowledge in that area. And उसके लिए आपका biological basis, यानी कि आपका brain stem, आपका limbic system, that should be functional and that should be able to be active. यानी कि फोकस करने की जो फैकल्टीज है जो आपके ब्रेन स्टेम में है और आपके लिम्बिक सिस्टम में है वो एक्टिव होनी चाहिए. फिर उन्होंने सेकंड जो चीज बताई, उन्होंने कहा कि द सेकेंड स्टेप इज फंक्शनल यूनिट, यानी कि जो भी हमने अटेंड किया है वो हम अपने ब्रेन के बाकी हिस्सों को यूज करते हुए उसको प्रॉपरली फॉर्मुलेट कर सके, यानी कि कॉन्सेप्ट बना सके और उसको मेमोराइज कर सके. और इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारा जो ऑसिपिटल लोब है, पेरिएटल लोब है और टेम्पोरल लोब है. ऑसिपिटल लोब हमारे ब्रेन के पीछे वाला हिस्सा भाग होता है, हाइंड ब्रेन भी नहीं, सॉरी, जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है उसका सबसे पीछे वाला भाग जो हम कहते हैं उसको ऑसिपिटल लोब कहते हैं. पेरिएटल लोब जो होता है वो हमारा ऊपर वाला भाग होता है, सिर के जस्ट ऊपर वाला, और टेम्पोरल लोब होता है साइड वाला, कान के जस्ट ऊपर वाला. तो ये सारे अटेंशन के लिए जरूरी है. अटेंशन एंड फाइनली फंक्शनल, उसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, समझने के लिए जरूरी है. एंड द थर्ड वन इज प्लानिंग. नाउ फॉर प्लानिंग अगेन you need to use your front part of the brain. हम माथा जिसको कहते हैं, माथे के अंदर वाला जो भाग है उसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं. तो फ्रंटल लोब ऑफ आवर cerebellum is what we are using here. तो इसमें हमारी मेमोरी, कॉन्सेप्ट और परसेप्शन की जो फैकल्टीज हैं वो सब हम यूज करेंगे अपने फ्रंटल ब्रेन को यूज करते हुए, प्लानिंग करते हुए. So in a way they were trying to tell we need to use our entire brain, and the people who are smart enough to use their entire brain conveniently, they are the most intelligent people. And they said कि दो तरीके से हम किसी भी चीज को समझते हैं, simultaneous और successive. Simultaneous means नॉन वर्बल या फिगर मेमोरी, या एक साथ में हम कई चीजों को देखते हैं. जैसे एक साथ अगर मैं इमेजिन कीजिए, अगर मेरे सामने एक चित्र बना हुआ है
और उस चित्र में एक हाथी बना हुआ है। तो अगर मैं सिर्फ हाथी की सूंड अलग देखूं, दांत अलग देखूं, पीठ अलग देखूं और पैर अलग देखूं, तो शायद मुझे मेरा दिमाग उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाएगा। इसी तरीके से वर्बल स्पेशल जो रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी कि अगर मैं अल्फाबेट को तोड़ तोड़ के पढ़ूं तो शायद मैं वर्ड को नहीं समझ पाऊंगी, लेकिन अगर मैं सब अल्फाबेट को जोड़ लूं एक वर्ड के अंदर, या उसके लेटर्स जो है उसको जोड़ लूं, तो मुझे वो वर्ड समझ में आएगा। वर्ड्स को जोड़ लूं तो मुझे सेंटेंस समझ में आएगा। तो ये कंबाइन करना और एक साथ मल्टीपल चीजों पर ध्यान देते हुए चीजों को समझना, फिगर की मेमोरी, वर्ब, नॉन वर्बल जो मैट्रिसेस है उनको समझना, और वर्बल स्पेशल रिलेशनशिप्स को समझना। जैसे मैं कहूँ नीचे या ऊपर, आगे या पीछे, तो हमें ये समझना होगा कि आगे का मतलब क्या और स्पेस में उसका क्या मीनिंग है, स्पेस में आगे या पीछे का क्या मीनिंग है। सो ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस विल बी मोर मीनिंगफुल अगर हम साइमल्टेनियसली हमारा ब्रेन एक साथ कई सारी चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। सक्सेसिव जनरली वर्ड सीरीज में चलता है, यानी कि आप अगर तीसरी क्लास के क्वेश्चंस कर सकते हैं जोड़ने और घटाने के मैथ्स में, तो आप फोर्थ क्लास में मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, फिफ्थ में आप डिविजन्स कर पाएंगे, और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है तो फिर आप आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस अलजेब्रा भी कर पाएंगे। सो कुछ चीजें हैं जो सीक्वेंस में चलती है, यानी कि अगर आपको अल्फाबेट ही नहीं समझ में आए तो आप वर्ड कभी नहीं बना सकते, वर्ड नहीं आ रहे तो आप आगे नहीं जा सकते। तो सेंटेंस रिपीटिशन है या स्पीच की रेट है के पीछे क्वेश्चन का आंसर देना है, इन सब के लिए हमें सक्सेसिव कॉम्प्रिहेंशन चाहिए होती है। So this was very vaguely I have tried to make it very simplified and easy for you कि आप उसको बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में समझ सके कि पास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है। Is everybody with me right now? Are you able to understand this? आज थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, बट आई एम श्योर अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा और इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। Okay, so many yeses there. Thank you so much. Thanks for being there with me. All right, so let's go to the next one. थोड़ा सा टाइम लग रहता है इसमें। आज थ्योरी हो गई। ऑलराइट, अब जैसे हम शुरू से देख ही रहते हैं कि ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, अपनी मर्जी का मालिक है। ऑलराइट, सो अब आगे जाके देखा कि इतने टाइप के अलग अलग टाइप के ऑलरेडी मल्टी फैक्टर की हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन हम टाइप्स की बात नहीं कर रहे थे, हम लोग सिर्फ मल्टी फैक्टर्स की बात कर रहे थे। हम कह रहे थे इंटेलिजेंस तो एक ही चीज है, उसके कई सारे फैक्टर है। स्पेयरमैन ने दिए, फिर स्टर्नबर्ग ने दिया, कैटल ने दिया, उन्होंने अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंस को समझाने की कोशिश की। फिर ये पास्ट थ्योरी आई, काफी बाद में आई है, 1994 में आई है, लेकिन इसके पहले एक 1980s and 90s के अराउंड मिस्टर हॉवर्ड कार्डनर, he gave a very famous and very popular theory in intelligence, और उसका नाम उन्होंने दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इज नॉट वन थिंग, people can have different kinds of intelligences and we will still call them intelligent because somebody might be good in one area or some other person may be intelligent in some other area। और इन्होंने शुरू में 8 दिए थे, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूजिकल, स्पेशल, बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक आई एम श्योर आप समझते होंगे, डांस करना या बॉडी को यूज करना। मूवमेंट, काइनेस्थेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, और मूवमेंट की समझ। तो बॉडीली मूवमेंट करने की जो समझ है
कुछ लोगों में वो बहुत अच्छी होती है, स्पेशली जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या डांसर्स होते हैं या और जो फिजिकल सर्कस वगैरह में जो काम करते हैं, एक्रोबैट्स होते हैं, ऑल दोस पीपल हैव वेरी गुड बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। और ये सब चीजें इन्होंने मानी। इन्होंने दो और बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज दिए इंटेलिजेंस के। एक इन्होंने कहा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। Interpersonal intelligence means the capacity to interact with other people in a very intelligent manner। यानी कि अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे रिलेट करना और उनसे रिलेट करके उनको समझ पाना और उनको अपनी बातों को समझा पाना। तो ये भी एक तरह की इंटेलिजेंस है। एक और इंटेलिजेंस उन्होंने बताई, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। Not everybody is so intelligent in this. Some people are very good at being able to understand what they really are। उनको सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को उतनी नहीं होती है। Some people are totally oblivious of themselves. They don't know what they do, why they do it. They are not very sure about themselves so often. So intrapersonal is the capacity to understand yourself and being able to manipulate or motivate yourself in particular directions. Now he also added nature or environment intelligence, the capacity to understand nature and environment. Alright, so these पहले उन्होंने 8 दी थी, बाद में उन्होंने 9 कर दी थी। और दीज आर द डिफरेंट एरियाज जो उन्होंने जिसका नाम दिया था। लास्ट में उन्होंने और जोड़ा एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, दैट वाज अबाउट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। या यहाँ पे किसी ने जिम्नास्टिक्स का नाम लिया, पीपल हु आर गुड इन जिम्नास्टिक्स एंड एक्रोबेट्स आर गुड इन काइनेस्थेटिक एंड बॉडीली इंटेलिजेंस। ओके, तो एक्सिस्टेंशियल जो था उसका मतलब है स्पिरिचुअली ओरिएंटेड। सम पीपल हैव अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पिरिचुअल साइंस और दे हैव अ कैपेसिटी टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स फिलोसॉफिकली, और वो चीज़ों को अपने आसपास के कनेक्शंस को, एनवायरनमेंट को और बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। सो दीज पीपल हैव kind of intelligence which is existential intelligence। आगे जाके बहुत जब हम अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आया। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये दिमाग की जो इंटेलिजेंस है ये काम की चीज नहीं है, ये बेकार की चीज है, दिमाग लगाने से क्या फायदा। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं या बहुत ज्यादा रैशनल थिंकिंग करते हैं वो इमोशन से बहुत अच्छी तरह डील नहीं कर पाते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। ये याद रखिएगा, ये अपने आप में फुल एंड फाइनल कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट और इसमें कॉन्ट्रोवर्सीज अलग अलग तरह की आती रहती है। So some people started saying rational thinking and practical thinking is good in itself, but there is more important area। अब ये more important पे आपको focus करना है, is it more important or equally important or less important? So more important area, and that is the intelligence to use your emotions well and being able to understand or regulate emotions। यानी कि इमोशंस को समझना, समझ के रेगुलेट करना, उनको संचालित करना, उनके साथ सामंजस्य बिठाना, ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों के भी इमोशंस को समझना। तो ये सारी इंटेलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हॉवर्ड गार्डनर जो ने दिया था उसमें उन्होंने इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड एक्सिस्टेंशियल, यानी कि एक व्यक्ति के अपने बारे में, दूसरों के बारे में और दुनिया के बारे में जनरली जो इंटेलिजेंस है, 3 अलग अलग इंटेलिजेंसेस के बारे में उन्होंने बात की थी। लेकिन ये और इन तीनों पर उन्होंने हाईलाइट किया था, और यहीं से कहीं ना कहीं ये वाला कॉन्सेप्ट भी जुड़ के आता है कि emotional intelligence is about these 3 kinds of intelligence। Now the controversy is कि whether emotional intelligence is more or equal as the other kinds of intelligences।
इसी के साथ एक मिस्टर गोल्डमैन आए और उन्होंने थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस दी। बेसिकली इट वाज अ वेरी पॉपुलर बुक और बहुत बेस्ट सेलर बन गई है और बहुत पॉपुलर हो गया ये आइडिया। ईक्यू हम लोग करने लगे, आईक्यू का कॉन्सेप्ट था, आगे जाके ईक्यू का कॉन्सेप्ट आ गया। और उन्होंने ये 4 एरियाज बताए इसमें, ये अपने इमोशंस को समझना और फिर सोशल अवेयरनेस यानी कि दूसरे के इमोशंस को समझना, फिर रेगुलेशन की बात की, अपने आप को मैनेज कर पाना, अपने इमोशंस को मैनेज कर पाना, जज करना और उसको बैलेंस करना और मैनेज करना, और सोशल स्किल्स यानी कि दूसरे के इमोशंस को मोटिवेट मैनेज कर पाना और उनके साथ बैलेंस कर पाना। सो दिस वाज गिवन बाय मिस्टर गोल्डमैन। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, अच्छा यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हैं? पहले कि हम आगे बढ़े, इज एवरीवन विद मी? यहाँ तक कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहते हैं? You can raise your hands or you can just write yes or no or you can ask your question. I'm not able to see you all because मुझे आप लोग नहीं दिखते हैं जब मैं स्क्रीन चलाती हूँ, तो सिर्फ मुझे आपके चैट बॉक्स में yes no दिखता है। Alright, so I get 4 or 5 yeses, 1 thumbs up, thank you. Alright, that's great. So there are quite a few people who are really interested and they are with me. Thank you so much. All right, so now let's talk about testing intelligence. तो अब इंटेलिजेंस, पहले तो भ्रम ये है, कंफ्यूजन ये है, डाउट यहाँ पर ही शुरू हो गया कि इंटेलिजेंस होता क्या है। और अब इससे भी मुश्किल बात ये कि टेस्ट कैसे करेंगे उसको। तो इनफैक्ट ये कहानी ऐसी है ही नहीं। कहानी ये है कि पहले टेस्ट बन गए और जो टेस्ट के जरिए हम क्या नापते हैं, तो उसको कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या नापते हैं इन टेस्ट से, तो हमने उसका नाम दे दिया इंटेलिजेंस। तो पहले टेस्टिंग आई, फिर थ्योरीज आई, फिर डेफिनेशंस आई। तो इंटेलिजेंस के केस में हम लोग उल्टे चले। अब टेस्ट क्या करने चले, तो हमने कई तरह के टेस्ट थे। वर्बल टेस्ट होता था, न्यूमेरिकल टेस्ट होता था, तो उसमें हम लोग जनरल एबिलिटीज ही टेस्ट कर रहे थे जो अदरवाइज किसी भी एग्जाम में होते हैं, रिक्रूटमेंट के एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में, अचीवमेंट टेस्ट में होते हैं। और एप्टीट्यूड की भी बारे में बात होती थी। एप्टीट्यूड का मतलब अभिक्षमता। तो इंटेलिजेंस जहाँ पर हम बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ एक वर्ड आता है अभिक्षमता, तो इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो आपके हिसाब से इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बस आप मन में सोचिए और ध्यान दीजिए कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको सही लगता है या नहीं। अब आप ध्यान देंगे, पीछे चलेंगे हम थोड़ा सा। जो हॉवर्ड गार्डनर ने हमें 9 अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंसेस बताई, बॉडीली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक। अब ऐसे सोचिए कि ये क्षमताएं किसी के अंदर जन्मजात तो होंगी नहीं, मतलब कोई पैदा होते तो म्यूजिक बजाने नहीं लगेगा या गाने नहीं लगेगा। एक्सक्यूज मी। तो उसके लिए उसको ट्रेन होना पड़ेगा और ट्रेनिंग के साथ क्या होगा कि धीरे धीरे उसकी उस एरिया की फैकल्टीज जो है वो इम्प्रूव होने लगेंगी। अब ऐसा सोचिए कि एक घर में 2 बच्चे और दोनों को सेम म्यूजिक सिखाया जा रहा है, लेकिन कुछ एक बच्चा जो है वो बहुत तेजी से ग्रास्प करता है म्यूजिक को और दूसरा बच्चा उसको इंटरेस्ट होते हुए भी वो ज्यादा उसमें ग्रो नहीं कर पा रहा। इसी तरीके से सोचिए कि एक ही क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं और दोनों के बैकग्राउंड सेम है और हमारे हिसाब से इंटेलिजेंस भी सेम है, और हम उनको दोनों को अलग अलग चीज ना सिखा के बिल्कुल सेम तरीके से ही सिखा रहे हैं हर चीज। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनके जो स्कोर है या उनके जो जब आप एग्जाम लेंगे या समझने उनको समझ में कितना आ रहा है, अगर इसको चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ बच्चे ऑटोमेटिकली लैंग्वेज में बेटर होंगे एज कम्पेयर टू अदर पीपल। नाउ दिस इज द कंट्रोवर्सी कि इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड, और एक और वर्ड आता है एबिलिटीज,
हाउ आर दे डिफरेंट? तो हार्वर्ड गार्डनर का जो क्रिटिसिज्म हुआ था वो इसी बात पर हुआ था कि ये जो आपने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, इज इट इंटेलिजेंस और यू जस्ट टॉकिंग अबाउट एप्टीट्यूड्स? क्योंकि एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर बेसिक इंटेलेक्ट की फैकल्टीज है, यानी कि उसके पास बुद्धि है, उसके पास दिमाग है, और अगर उसको सिखाया जाए तो वो सीख जाएगा। अभी क्षमता का मतलब है सीखने की क्षमता। अगर सिखाया जाए तो क्या आप सीख जाएंगे? ये क्षमता को ही हम कहते हैं अभिक्षमता। अब अभिक्षमता को अगर हम ध्यान से समझें तो इट एज्यूम्स कि आपके पास जनरल इंटेलिजेंस तो है ही, फिर आप सिखाने पर सीख पा रहे किसी एक टाइप की चीज को, तो आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है। यानी कि आप नंबर्स को जल्दी सीख जाते तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, अगर आप मैकेनिकल चीजों को सीख जाते तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, और अगर आप स्पेस की चीजों को ज्यादा अच्छे समझ पाते तो स्पेशल एप्टीट्यूड है। एक्चुअली आगे जाके जब टेस्टिंग के ऊपर बात हो रही थी तो शुरू में तो इन चीज़ों को अलग अलग नहीं किया गया और नॉर्मल टेस्ट बनाए गए सभी चीज़ों के लिए, और इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे कि ये एप्टीट्यूड का टेस्ट है या इंटेलिजेंस का टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी और 1905 और 1908 से 11 के बीच में पहली बार एक जनरल टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज ये बनाया गया था, और इसको बनाया था अल्फ्रेड बेनेट और उनके फ्रेंड्स थियोडर साइमन। तो नाम भी स्केल का वही है, बेनेट और साइमन, इन दोनों ने मिलकर ये टेस्ट बनाया था। एक्चुअली उनके साथ और भी कई लोग बाद में शामिल हुए थे, और इसमें स्कोर्स उन्होंने डाल दिए थे। उन्होंने कहा था अगर इतने से स्कोर कम आएगा तो एवरेज है, और कम आएगा तो वो डल है, बहुत कम आएगा तो फिर वो बॉर्डर लाइन, फिर मोरॉन, ऐसे करके उन्होंने डिवाइड कर दिया बिलो एवरेज एंड अबाव एवरेज को। अबाव एवरेज गए अगर 90 से 110 तक है तो एवरेज है, 110 से ऊपर चला गया तो सुपीरियर, फिर वेरी सुपीरियर, जीनियस, ऐसे करके उन्होंने कहा कि ये एक स्केल है जिसपे हर व्यक्ति अलग अलग, ये ऐसा था जैसे हम किसी की हाइट नाप रहे हो कि आपकी हाइट 5'2" है, 5'8" है, 5'10" है। इसी तरीके से यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे थे कि मस्तिष्क को हम नाप सकते हैं। मस्तिष्क से मेरा मतलब बुद्धि से है, मस्तिष्क नहीं, मस्तिष्क की क्षमता को हम नाप सकते हैं, हम आपके दिमाग की क्षमता को नाप सकते हैं। तो इन्होंने वो स्केल बना दिया और उसका नाम दिया बिनेट और साइमन, बिनेट साइमन स्केल। आगे जाके एक मिस्टर टर्मन आए, लुई टर्मन, और लेविस टर्मन या लुई टर्मन इनका नाम था, और इन्होंने लेविस टर्मन था इनका नाम। तो इन्होंने आईक्यू का एक डिसाइड किया और उन्होंने नाम दिया इंटेलिजेंस कोशेंट। और इनका मेनली फोकस था, he was not bothered about people who are low in intelligence, he was more focused on people who are high in intelligence. He was more concerned about people जिनका IQ higher है, और ऐसे लोगों को उन्होंने नाम भी दे दिया। ऐसे बच्चे या ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जिनका बहुत ज़्यादा हाई आता था इनके टेस्ट में, उनको बोलते थे टर्माइट्स। ओके, सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। तो टर्माइट्स जो थे, और इन्होंने कहा पहले एक भ्रांति थी कि जो लोग बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं बच्चे, या जो लोग बहुत इंटेलिजेंट है, एक समय के बाद जाके या तो वो बीमार हो जाते हैं या अपनी मेंटल फैकल्टीज जो है वो खो देते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को भी सिद्ध करने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग इंटेलिजेंट हैं इनफैक्ट वो ज़्यादा बेटर सर्वाइव करते हैं, और वो कोई इलनेस नहीं होती उनके अंदर, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इन चीज़ों का आपस में कोई संबंध है ही नहीं। तो ये दो टेस्ट हमने डिस्कस किए, बिनेट साइमन, बिनेट साइमन। आगे जाके बिनेट का ही जो स्केल था उसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आगे जाके बहुत सारे लोगों ने उस पर काम किया, और टर्मन की थ्योरी भी लगाई गई यहाँ पर। और थ्योरी यही थी कि जेनेटिक स्टडीज ऑफ जीनियस, यानी कि जीनियस कैसे पैदा होते हैं और कैसे बनते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली इन सब का मानना ये था कि जो लोग इंटेलिजेंट हैं
वो अपनी हेरिडिटी की वजह से, यानी कि उस समय रेसिज्म और हेरिडिटी पे बहुत ज्यादा फोकस था और ये माना जाता था कि इंटेलिजेंट फैमिलीज में इंटेलिजेंट लोग पैदा होते हैं, white people are more intelligent or some European people are more intelligent as compared to Asians or Africans। और इस तरीके से एक्चुअली एक पूरी स्टडी है इसके ऊपर, मतलब एक सब्जेक्ट कहलाता है ये, जिसको हम कहते हैं यूजेनिक्स, EUGINIC, यूजेनिक्स। तो यूजेनिक्स जो था एक पूरा एक सब्जेक्ट जो था वो बन रहा था और उसमें बताया जा रहा था कि सम पीपल आर मोर इंटेलिजेंट एज कम्पेयर टू अदर पीपल। खैर एनीवेज आगे जाके टेस्ट बहुत सारे डिजाइन हुए, वेशलर का टेस्ट आया और अभी करंटली 1939 से ये चला हुआ है। और उसके बाद अभी तक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ल्ड ओवर बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, दैट टेस्ट इज कॉल्ड वेशलर एडल्ट टेस्ट। और इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग टेस्ट करते हैं, ब्लॉक्स को जोड़ना, सिंबल्स को ढूंढना, लेटर सीक्वेंसिंग, सिमिलैरिटीज ढूंढना, वर्बल मेमोरी, परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसिंग, पिक्चर का अरेंजमेंट। जिन लोगों ने कभी बीएड किया है या एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी है, कभी प्रैक्टिकल किया है, तो उन्होंने कभी, हो सकता है इंडिया में है तो भाटिया बैटरी का टेस्ट किया होगा। दैट वाज इंस्पायर्ड बाय दिस वेशलर। वेशलर के टेस्ट से वो इंस्पायर्ड है और उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ हम लोग भाटिया बैटरी में भी करते हैं। और वेशलर भी इंडिया में बहुत पॉपुलर है। वेशलर में एडल्ट का स्केल अलग है और चिल्ड्रन का वाइसेक होते हैं, WAIC फॉर चिल्ड्रन और WAIS फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, दोनों के लिए स्केल है। और इन्होंने भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। एक्चुअली वेशलर की जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है टेस्टिंग का, वो IQ, वो नॉर्मेलिटी कर्व के ऊपर है। आप लोग जब रिसर्च पढ़ेंगे तब इसको याद रखिएगा कि नॉर्मेलिटी कर्व होता है और नॉर्मेलिटी कर्व के अकॉर्डिंगली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी इन द मिडल, यानी कि ज्यादातर लोग 100 के आसपास उनकी इंटेलिजेंस होगी। बहुत कम लोग जो है वो हायर साइड में होते हैं और बहुत कम लोग नीचे होते हैं। ज्यादातर लोग एवरेज होते हैं और बीच में होते हैं, यानी कि 100 के आसपास ही उनकी इंटेलिजेंस होती है। कुछ ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, जैसे लॉर्ड थॉर्नडाइक वगैरह ने इसके कुछ टेस्ट बनाए थे। ओटिस लेनन स्कूल एबिलिटी टेस्ट है, जो ग्रुप में भी लिए जा सकते हैं, इंडिविजुअली भी लिए जा सकते हैं। Okay, I'm skipping a few slides. You can read it on your own whenever you get time. कि कल्चर और हेरिडिटी का कितना इन्फ्लुएंस होता है हमारे इसके। ओके, तो मुझे लगता है वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑलरेडी, इट्स 4 o'clock और कुछ चीज़ें आज छूट गई हैं। आई विल ट्राई एंड कवर देम अप टुमारो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको पूरा PPT शेयर कर लिया है एंड होपफुली हम कल का जो क्लास है वो उसमें उतना ज़्यादा टॉपिक्स नहीं जितने आज के थे और थोड़े टिपिकल भी थे, शुरू में हम स्लो चले। तो आज जो चीज़ें छूट गई मैं सिर्फ उनका नाम ले रही हूँ ताकि आप पढ़ लेंगे और कल हम जब वापस मिलेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी के स्टेजेस एंड देन द लास्ट थिंग टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ये 3 चीजें जो हमारी बच गई हैं दैट वी विल होपफुली डू टुमारो। सो आई होप एवरीबडी इज विद मी स्टिल देयर एंड हैंगिंग आउट देयर, बिल्कुल गायब नहीं हुए और मेरे साथ बने हुए आप लोग, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। टेल मी यस एंड नो इफ यू आर देयर बिकॉज we are about to end this session, we are running out of time. How did you find today's session? कोई डाउट्स अगर अभी जितना हमने डिस्कस कर लिया वहां तक अगर कोई डाउट्स आए हो तो आप पूछ सकते हैं। कल हम क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आगे थोड़ी सी बात करेंगे जो आज का छूट गया है। और एक और क्वेश्चन जो आपने पूछा था साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च और न्यूरो साइंस के बारे में, दैट ऑल्सो वी विल डू टुमारो। तो
How do you find today's session? Were you able to grasp most of the concepts today, or how did it go? It was good, ma'am, but very, very quick. It was supposed to be. There is so much. There is so much that we can't. Today was a little rushed towards the latter part. But then we have to just rush through the topics. I'm sorry. Again, I don't know what I'm seeing here. Give me a minute. Okay, so Spearman, Thorndike, Thurston, Thompson, Sternberg and सब आपने बहुत ध्यान से सुने होंगे, मुझे उम्मीद है, और आप लर्न कर लेंगे क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इन सब नामों में, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा और enjoy learning more about intelligence. और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के अभी मन में बहुत सारी शंकाएं बची हुई होंगी, तो होपफुली वी विल हैव मोर टाइम टुमारो क्योंकि उसका जो नेक्स्ट so many doubts are there. Yeah, I could guess it. So you are also free to write your queries on the ग्रुप itself, या यहीं पर जो हमारा इसी ग्रुप में जो हम स्काइप में चैट करते हैं इसमें भी आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं. सो फील फ्री टू शेयर योर क्वेश्चंस राइट हियर. एंड अगर मैं डायरेक्टली आपको नहीं बता पाई तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसकी ऑडियो बनाकर शेयर कर दूंगी या वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करते हुए. तो आप प्लीज अपने डाउट्स लिख दीजिएगा सो दैट आई कैन रिकॉर्ड माय आंसर्स एंड शेयर इट विद यू. ठीक है? ऑलराइट. सो today's lecture, somebody is writing something. Today's lecture, what is it? Anjali is trying to say something, I didn't get it. Today's lecture something. Okay. Statistics की class. Okay, you will anyhow have statistics की class. और अगर अभी आप extra कुछ sessions लेना चाहेंगे, so you are so welcome. अभी तक आप लोग को पता चल ही गया होगा मेरी आवाज से और मेरी बात करने के स्टाइल से कि आई एम सो फॉन्ड ऑफ टीचिंग. So whenever I get a chance to interact with the students, it is like it really makes me happy. So अगर आप लगता है कोई 2-4 क्लास और हो जाए तो I don't mind. So let me know accordingly. ठीक है? और thank you so much for all the generous appreciation that you guys are sharing. खूब अपने आप को मोटिवेट कर लीजिए, गियर अप कर लीजिए. ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आप अभी ना तो नौकरी पे जा रहे हैं, ना कोई और बहुत दूसरे जरूरी काम कर रहे हैं. ये लॉकडाउन का टाइम नहीं है, ये ग्रोथ का टाइम है आपके लिए. इग्नू ने बहुत अच्छा मौका दे दिया आपको. जब कोई खास कुछ हो नहीं रहा था लाइफ में, तो बोर होने के बजाय आप लोग बहुत जम के पढ़ाई कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को. और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप प्लीज यूट्यूब पे जरूर जाके बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोज होते हैं, उनको भी ध्यान से देखिएगा. उनमें आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा. और बुक को चेक कीजिएगा कि मैंने बुक में जो पढ़ा है, जो सेशन में डिस्कस किया है और जो यूट्यूब पे दिया है वो कैसे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और डाउट्स प्लीज लिख दीजिएगा आपने. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो अटेंटिव. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. और हम कल फिर मिलेंगे at the same time, 3 o'clock. All right? Thank you very much. Thanks a lot. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you. All right. I have to... Okay.